हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर मैं प्लासेंटा के क्या क्या कार्य होते हैं उसके चौथे पार्ट को डील करने जा रही हूँ। इससे पहले तीनों जो पार्ट मैंने बनाए थे उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप देख सकते हैं। पार्ट थर्ड के अंदर हमने प्लासेंटल एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस की थी, जिसके अंदर प्लासेंटा कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है इसके बारे में समझा था, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर प्लासेंटा के द्वारा रिलीज होने वाले कुछ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। प्लासेंटा कई प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनमें है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन वेरिएंट्स, कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन, इनिबिन, एक्टिविन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ऐसे कई प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन जो है ये प्लासेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रोटीन हार्मोन्स को समझेंगे जो कि प्लासेंटा के थ्रू रिलीज होते हैं और उसके बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जिसमें पहला है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हार्मोन है जिसकी प्रेजेंस प्लाज्मा और यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी को पॉजिटिव शो करती है। इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं। ये जो HCG हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी है और पॉलीपेप्टाइड चेन भी है। इसी वजह से, क्योंकि इस हार्मोन के अंदर 30% तक कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होने के कारण ये इजीली कैटाबोलाइज नहीं होता है, इजीली सर्कुलेशन में से क्लियर नहीं होता है। इसी वजह से इस हार्मोन की जो हाफ लाइफ है वो 36 आवर की होती है। हाफ लाइफ यानी जो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है हार्मोन की ब्लड के अंदर, उसको कितना समय लगता है कि वो वैल्यू जो है ओरिजिनल से घट के हाफ रह जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ वैल्यू। इस हार्मोन को 36 घंटे लगते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू से इसको आधा होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन भी होता है। और इस हार्मोन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 36,000 से लेके 40,000 डाल्टन तक होता है। और ये हार्मोन की जो वैल्यू है ये प्रेगनेंसी के अंदर लगातार बढ़ती है इनिशियल स्टेट पे। और ये जो हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी के अंदर 7 to 9 डेज के अंदर मैटरनल प्लाज्मा के जरिए डिटेक्ट हो सकता है। इतना जल्दी हम इसको थ्रू मैटरनल प्लाज्मा इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये इसकी जो वैल्यू है ये प्लाज्मा के अंदर डबल हो जाती है हर दूसरे दिन के अंदर। इतना रैपिडली इसका जो अमाउंट है वो बढ़ता है। इनिशियल स्टेट पे प्रेगनेंसी जब 8 से 10 हफ्तों की होती है उस दौरान HCG की वैल्यू बहुत स्पीडली राइज करती है, एकदम से बढ़ती है और पीक पे पहुंचती है। और 8 से 10 हफ्तों के अंदर इसकी जो वैल्यू है ये 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाती है। लेकिन उस पीक पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है प्लाज्मा के अंदर वो घटती है। 10 से 12 हफ्तों के अंदर धीरे धीरे इसकी वैल्यू घटने लगती है। और जब प्रेगनेंसी की अवस्था 10 से 12 वीक के बाद अगर हम देखें तो उस दौरान HCG की जो वैल्यू है ये घट के 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ही रह जाती है। यानी कहने का मतलब है कि शुरुआती अवस्था में ये पीक पे पहुंचती है, देन डिक्लाइन होती है, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी 100 से 130 दिन के अराउंड होती है तब ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और बाकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसकी वैल्यू जो है वो इसी तरीके से कांस्टेंट बनी रहती है। यही एक रीजन है जब HCG की वैल्यू बहुत पीक पे होती है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तब वुमेन के अंदर मॉर्निंग सिकनेस यानी नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी अपीयर होता है। क्योंकि नॉजिया एंड वॉमिटिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो HCG ही है। इसी वजह से जब HCG की वैल्यू पीक होती है तब वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होता है। और जैसे इसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, कम होती है, उसी के साथ में ये डिसअपियर हो जाता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। और इसकी जो वैल्यू है ये डिलीवरी के बाद 2 हफ्तों के अंदर ही कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है मैटरनल प्लाज्मा से, यानी कंप्लीटली क्लियर कर दिया जाता है बाय रीनल और लिवर सिस्टम। देन हम 2 हफ्तों के बाद में इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन HCG है ये काफी हद तक सिमिलर होता है LH जो कि यूटेराइजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला, उससे काफी हद तक सिमिलर होता है। इस HCG के अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा।
और अल्फा यूनिट जो होती है उसमें 92 अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये जो अल्फा यूनिट होती है ये दूसरे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं LH, FSH, TSH इससे काफी सिमिलर होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम होती है, लेकिन इसका जो बीटा सब यूनिट होता है ये इन हार्मोन्स के कंपैरिजन में अलग होता है, क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो अलग होती है। तो अगर हम HCG कैसे काम करता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये कॉर्पस ल्यूटियम ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें से कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। बचा हुआ जो फॉलिकल का पार्ट होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। सो इस कॉर्पस ल्यूटियम के लाइफ स्पैन को, इसके काम करने की जो अवधि है उसको बढ़ाने का काम करता है HCG। नॉर्मल इसका लाइफ स्पैन 2 हफ्तों का होता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस पे क्या होते हैं LH HCG रिसेप्टर्स होते हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ये HCG मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ स्पैन 2 हफ्तों की है उसको बढ़ा के 6 हफ्तों तक कर देते हैं, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम लगातार 6 हफ्तों तक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन इन 2 स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज कर सके। क्योंकि जब तक कि प्लासेंटा इनके फंक्शन को नहीं ले लेता है तब तक उस दौरान प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम इन 2 इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करता है। सो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है HCG का कि कॉर्पस ल्यूटियम को बचा के रखना, उसकी जो एक्टिविटीज है उसको आगे कंटिन्यू करना। उसी तरीके से इस LH HCG के जो रिसेप्टर्स है ये अगर मेल फीटस है तो उसके टेस्टिस पे भी प्रेजेंट होता है। तो उसी तरीके से जो HCG हार्मोन है ये उन टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है एंड वहां पे जो लेडिक सेल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पे लेडिक सेल्स होती है, उन सेल को और स्टिमुलेट करता है कि वो मोर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करे, जिसके कारण मेल के अंदर जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का जो डिफरेंशिएशन है, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनते हैं उसके लिए काफी जिम्मेदार होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एक तरीके से ये HCG टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो मोर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करें और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करें। एंड इसका इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन होता है कि HCG इम्यूनो सप्रेसिव एक्टिविटी लेके आता है, जहां पे ट्रोफोब्लास्टिक सेल मेटर्नल टिश्यूज के साथ इंटरैक्ट करती है, इंटरफेस करती है, वहां पे मेटर्नल इम्यून रिस्पॉन्स को मोर एक्टिवेट होने से सप्रेस करता है, ताकि मदर जो है इस फीटल ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना करें। सो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और HCG के अंदर थायरोट्रॉफिक एक्टिविटी भी होती है, यानी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए भी ये काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल है। तो ये HCG जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो TSH रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके ऊपर जाके ये बाइंड हो जाता है। सो थायराइड टिश्यूज के रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के कारण मेटर्नल T3 एंड T4 जो लेवल है इन थायराइड हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, और जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है। सो ओवरऑल HCG हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट जो TSH रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड होकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो और ज्यादा हाइपर सेक्रेशन कर सके, जो कि फीटल डेवलपमेंट के लिए काफी रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड उसी तरीके से कई रिसेप्टर मायोमेट्रियम पे भी प्रेजेंट होते हैं और जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये HCG उन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, ब्लड वेसल्स को और ज्यादा डायलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और मायोमेट्रियम को भी रिलैक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनके रिसेप्टर कॉर्पस ल्यूटियम पे भी होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक और रिलैक्सिन हार्मोन को भी रिलीज करता है। सो ये रिलैक्सिन मायोमेट्रियम को रिलैक्स बनाता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स बनाता है ताकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो सके, मोर फ्लो हो सके, और मायोमेट्रियम रिलैक्स यानी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो सके। सो ओवरऑल कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर अटैच होकर रिलैक्सिन हार्मोन को भी ये प्रमोट करता है, उसको हाइपर स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे फंक्शन हमने देखे कि किस तरीके से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है ये प्ले करता है। उसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन हार्मोन होता है वो है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जिसका दूसरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन हार्मोन। सो ये भी प्लासेंटा की सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग्स है, क्योंकि दोनों ही जो HPL है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ये दोनों ही सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग से रिलीज होते हैं
तो यहाँ पर ये जो हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें प्योरली पॉलीपेप्टाइड चेन से ये फॉर्म होता है। इसी वजह से इस हार्मोन का कैटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ये जल्दी ही ब्रेक हो जाता है एंड रैपिडली मेटनल सर्कुलेशन से क्लियर हो जाता है। सो इसकी जो हाफ लाइफ होती है ये 10 से 30 मिनट तक होती है, क्योंकि ये रैपिडली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन नहीं होता है जैसा कि HCG के अंदर है। तो इस हार्मोन का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये अराउंड 25,000 डाल्टन तक होता है, और इस हार्मोन की जो एक्टिविटीज है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये काफी हद तक मेटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड और प्रोलैक्टिन से काफी हद तक मैच करती है। और ये जो हार्मोन होता है ये 5 से 10 दिन के अंदर इन सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग से सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली मैटरनल प्लाज्मा के अंदर ये एज सुन एज 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका जो वैल्यू है ये स्लोली प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता है, और जब प्रेगनेंसी 36-38 वीक तक पहुंचती है, टर्म तक, तब इसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है। अराउंड टर्म तक इसका जो अमाउंट है ये 25 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर तक हो जाता है, और ये प्लासेंटा की साइज पर भी डिपेंड करता है। जितना लार्जर साइज प्लासेंटा का होगा उतना ही अमाउंट में ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होगा। नाउ इस हार्मोन की जो इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इसकी एक्टिविटी इंसुलिन को रेजिस्ट करती है। जो इंसुलिन का कार्य होता है, इंसुलिन जो भी वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका अपोजिट वर्क करता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। सो एंटी इंसुलिन या फिर डायबिटोजेनिक हार्मोन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार फीटस की डिमांड रहती है कि मोर ग्लूकोज उसकी तरफ पहुंचे, मोर अमीनो एसिड उसकी तरफ पहुंचे। सो इसी वजह से जो इंसुलिन का वर्क है उसको रेजिस्ट करता है। सो इसी कारण यहाँ पे लाइपोलाइसिस यानी लिपिड को ब्रेक करने का काम करता है, ताकि मोर फ्री फैटी एसिड जो है वो फीटस की ओर जा सके। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, अमीनो एसिड को मोर फीटस की ओर ट्रांसफर करता है। तो एक तरीके से इंसुलिन का जो भी वर्क है उसके अगेंस्ट ये HPL हार्मोन वर्क करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफी हद तक सिमिलर है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोलैक्टिन की तरह। सो इसी वजह से ये ब्रेस्ट टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन में हेल्प कर सके, और ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, फीटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से काफी हद तक सिमिलर होता है। एंड इसकी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी फीटल वैस्कुलेचर, फीटस के अंदर मोर ब्लड वेसल्स के ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। तो यहां पर हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रोटीन हार्मोन्स, दैट इज HCG एंड HPL। तो ये थे प्लासेंटल एंडोक्राइनोलॉजी की प्लासेंटा जो है ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें हमने प्रीवियसली स्टीरॉयड हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देखे, उनके काम देखे, एंड इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि प्रोटीन हार्मोन्स कौन से इंपॉर्टेंटली होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो फंक्शन है प्लासेंटा का वो है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, यानी फीटस को एक मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, क्योंकि फीटस के अंदर पैटर्नली डिराइव्ड एंटीजन होते हैं, फादर से डिराइव्ड एंटीजन होते हैं, जो मदर की टिश्यूज के अंदर इन्वेड करने पर मदर के इम्यून रिस्पॉन्स से रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ प्लासेंटल टिश्यूज के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं और रिजेक्ट नहीं होते हैं, और वो इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं मदर के इम्यून रिस्पॉन्स से। वहां पे कोई भी ऐसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होते हैं। सो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है बाय प्लासेंटल टिश्यू। सो मेनली ये इस वजह से होता है क्योंकि जो एक स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ये वो एंटीजन होते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये एंटीजन इस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि क्या चीज हमारी बॉडी की सेल्फ है और क्या चीज हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन है, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ, क्या हमारा है एंड क्या दूसरा इन्वेड हुआ है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एंटीजन हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है HLA। सो ये जो HLA क्लास होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन क्लास, ये जब ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग जो कि मेटरनल डेसिडुआ के अंदर जब इन्वेड करती है, तो उन ट्रोफोब्लास्टिक जो विलस ट्रोफोब्लास्ट है, यानी जो ऐसी ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग जो कि विलाइस को फॉर्म करती है, उनके अंदर ये HLA क्लास 1 और 2 दोनों एब्सेंट होते हैं।
यानी इन सेल के अंदर वो HLA एंटीजन नहीं है जिसको कि मदर रिकॉग्नाइज करे कि ये नॉन सेल्फ है, ये हमारा नहीं है, और उसके अगेंस्ट मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स बूस्ट हो और उसको रिजेक्ट करे। ये एंटीजन ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग के अंदर नहीं होते हैं। पर जो विलाइस के बाहर जो ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग है, दैट इज एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट, ये एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर HLA क्लास 1 एंटीजेंस होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं मदर के डेसिडुअल नेचुरल किलर सेल से। सो जब इनका इंटरफेस होता है, जब इनका इंटरेक्शन होता है, तो ये वहां पे समहाउ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स लेके आते हैं, कुछ साइटोकाइंस जो है वो रिलीज होते हैं, बट ये एक तरीके से हेल्प करते हैं ये ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग कि ये मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज के अंदर ये इन्वेड हो सके, उनके सेल्स को रिप्लेस कर सके, जिसके कारण जो स्पाइरल आर्टरीज नैरोड है, सकरी है, वो और ज्यादा लार्जर साइज, लार्जर डायमीटर वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो सके, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो कम हो और ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, इन ट्रोफोब्लास्ट से अगर एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है स्पाइरल आर्टरी की, अगर वो रिप्लेस नहीं होती है किसी वजह से, तो ये आगे चल के प्री एक्लेम्पशिया कॉज करती है। बट यहाँ पे ये फेवर करता है एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग, जो कि इन स्पाइरल आर्टरीज में जाके इन वेसल्स को और ज्यादा डायलेटेड बनाती है ताकि फ्लो जो है वो ज्यादा हो। सो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आता है, लेकिन यहाँ पे इन सेल को एक इम्यून प्रिविलेज मिलता है कि ये मैटरनल इम्यून रेस्पॉन्स से रिजेक्ट ना हो, और ये अलाउ करता है कि इन सेल को कि ये स्पाइरल आर्टरीज में इन्वेड हो सके। लेकिन अगेन इन सेल के भी और ज्यादा डीप इन्वेजन को ये डेसिडुअल नेचुरल किलर सेल जो होती है ये प्रिवेंट करती हैं। तो एक तरीके से जो मेनली HLA क्लास मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पे एक्सप्रेस नहीं होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे, जिसके कारण मदर्स का जो इम्यून रिस्पॉन्स है इन्हें पहचान नहीं पाता है और उनको इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के थ्रू रिजेक्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से प्लासेंटा जो है ये ट्रोफोब्लास्ट एंड जो फीटल टिश्यूज हैं ये एक इम्यून एक्सेप्टेंस लेके आते हैं, मदर के इम्यून रिस्पॉन्स से रिजेक्ट करने से प्रिवेंट करता है। सो दैट इज द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा, कि मदर के इम्यून रिस्पॉन्स से इसको एक्सेप्ट करना और फीटल ग्राफ्ट को रिजेक्ट होने से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने प्लासेंटा से रिलीज होने वाले कुछ प्रोटीन हार्मोन्स दैट इज HCG एंड HPL के बारे में समझा, और इसका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकली कैसे ये फीटस को एक्सेप्ट करता है, इसे भी देखा। थैंक यू।